जय भीम जय फुले साथियों। 197 साल पहले 1827 में, अभी 2027 आने वाला है 3 साल बाद, 197 साल पहले माली समाज के भीतर एक आम आदमी के घर में एक बच्चे का जन्म होता है और वह बच्चा आगे चल के लोगों को क्या है कि जन्म लेते हैं, शिक्षा लेते हैं या कोई काम करते हैं, फिर मर जाते हैं, यूं ही क्रम चलता रहता है। लेकिन कुछ महापुरुष जन्म लेते हैं और कभी मरते नहीं हैं। आज का जो दिन है वह महात्मा फूले का जन्म दिवस है। 197 साल पहले उनका जन्म हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो जीवन में संघर्ष किया, उसके बाद वो कभी समाज से, दुनिया से जा नहीं सके। शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी चेतना, उनका ज्ञान 197 साल से चला रही। कितनी बड़ी बात है। आप बचपन में याद कीजिए कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग जब गली में खेलते थे, हमारे चाचा, दादाजी, जिनका भी बृहद परिवार रहा है, कितनी सारी बातें आप सीखते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन कुछ बातें हमारे साथ साथ चलती रहती हैं। महात्मा फूले की बात 197 साल से चल रही है। मेरे पिताजी जब जीवित थे, बचपन में मैं जब स्कूल से पढ़ के आता था और मैं बहुत ज़्यादा खेल कूद में दिलचस्पी रखता था, गली में खेलने चला जाता था गली मोहल्लों के बच्चों के साथ, तो माँ शिकायत करती थी मेरे पिताजी से कि देखिए ये जो है पढ़ता लिखता नहीं, आजकल दिन भर गली में खेलता रहता है। तो मेरे फादर कहते थे कि घबराओ मत, पतला दुबला लड़का है, पढ़ने के अलावा इस दुनिया में कोई काम नहीं हो सकेगा। और मेरे फादर, जब हम लोग थोड़े बड़े हुए तो घर में सारे बच्चों को एक बात कहते थे कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम अगर कोई है, वह मुश्किल काम है शिक्षा। हालांकि इस पर कभी विस्तार से लेक्चर नहीं देते थे, लेकिन आज मेरे फादर मेरे बीच में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। लास्ट ईयर वो गुजर गए, 14 मई को उनका 1 साल हो जाएगा। लेकिन आज मैं भी जब भी बड़े बड़े महापुरुषों के शिक्षा के संघर्ष को देखता हूँ तो मुझे अपने फादर की एक बात याद आती है कि मुझे नहीं पता है कि मेरे फादर क्या सोच के ये बोला करते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष अगर कोई है तो वह शिक्षा का संघर्ष है। लेकिन अगर मैं इस बात को अब सोचता हूँ महात्मा फूले की दृष्टि से, सावित्रीबाई फूले की दृष्टि से, या उसके पहले जो कबीर दास, जो उन लोगों ने संघर्ष किया, वहाँ भी ज्ञान के शाखा के लिए, किताबी ज्ञान के लिए, वेद के ज्ञान के लिए या अनुभवी ज्ञान के लिए संघर्ष, यानी शिक्षा के लिए संघर्ष कोई नया नहीं है। तो आप समझिए कि हम आज उस यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, महात्मा फूले जी का जयंती पर कार्यक्रम हो रहा है। जाहिर सी बात है कि जितने छात्र यहाँ पे होने चाहिए थे नहीं है, लेकिन मैं इसको कोई बहुत बुरा बात नहीं मानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हम उस महापुरुष के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जिसके समाज को शिक्षा का अधिकार ही नहीं था, और उस समाज के घर में पैदा लिए व्यक्ति पर उस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम हो रहा है, जिस यूनिवर्सिटी में आज ही खबर आई है कि देश का तथाकथित रूप से श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। मैं किसी भी यूनिवर्सिटी के दर्जे में यकीन नहीं करता हूँ। मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महात्मा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर या जो भी महापुरुष हुए हैं, उनके विचार समाज के सबसे पीछे छूटे हुए लोगों के लिए चिंता करना ही सबसे बड़ा काम था। उनकी जो पूरी शिक्षा थी, उनकी पूरी शिक्षा में एक ही सार था कि जो समाज के आखिरी पायदान पर छूटे हुए लोग हैं, वे लोग कैसे आगे आएंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हो सकता है रैंकिंग में या देश में सर्वप्रथम आ गया है, लेकिन अगर आज आप जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थिति को, आप भीतर में रहते हैं, यहाँ के क्लासरूम को आप जानते हैं, अपने शिक्षकों को जानते हैं, अपने मित्रों को जानते हैं और अपने
वैचारिक प्रतिद्वंदियों को भी जानते हैं। अगर आप तमाम बातों का मूल्यांकन करेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि जैसे महात्मा फूले के समय में लड़कियों को शिक्षा से वंचित किया जाता रहा और जिसके लिए स्कूल खोला गया, एक कमरे का स्कूल, आप कल्पना कीजिए कि पूरे देश में आज के समय में इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अगर कोई व्यक्ति एक कमरे का स्कूल खोलता है तो उसे लोग क्या कहेंगे? मजाक का पात्र समझेंगे, उसे मूर्ख समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक शिक्षक हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हो, लेकिन उसी में से कोई बच्चा फूले निकलता है, कोई सावित्रीबाई फूले निकलेंगी, कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर निकलेंगे, कोई पेरियार निकलेंगे। आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, इसी तथाकथित एक नंबर की विश्वविद्यालय में, जिसकी कुलपति प्रथम महिला कुलपति बन गई हैं और इनका नाम GK/GS में दर्ज हो गया है, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 9 दिन से 10 दिन से जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मेन गेट बंद है और उसमें बंद का कारण कोई मारपीट नहीं है, एक छात्रा के साथ अभद्रता का व्यवहार है और वहां पे महिला कुलपति उन्हें ढाढ़स बंधाने की बजाय अगर उन्हें धमकी देके आती हैं कि यू डोंट नो हु एम आई और उसके लिए छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तो आपको इसमें बहुत खुश होने की बात नहीं है, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि सावित्रीबाई फूले जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस समाज में पूना भी अगर आप देखेंगे तो पूना भी महाराष्ट्र ही नहीं भारत के श्रेष्ठ विद्वानों का गढ़ था। आपने इस डॉक्यूमेंट्री में भी सुना कि महात्मा फूले के जो रोल निभा रहे थे उन्होंने क्या कहा। महात्मा फूले इस डॉक्यूमेंट्री ने कि इसी पूना में दुनिया भर के विद्वान थे, लेकिन उसी पूना में एक विद्वान फूले को भी जन्म लेना पड़ा और वे सारे विद्वानों पर भारी पड़ गए। इसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो इतना महान विश्वविद्यालय बना है, हर बार रैंकिंग में ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ पूछा जाए कि छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है तो सावित्रीबाई फूले के साथ अपमान जो होता था वो गोबर फेंक कर होता था और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो छात्राओं के साथ अभद्रता हो रहा है वो गाली देके हो रहा है, उनको मजाक उड़ाकर दे रहा है। महात्मा फूले जैसे विचारकों पर अगर हमें लगता है कि 30 मिनट का 45 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद हमारे भीतर में विचार उद्वेलित होंगे, हम ये कितना देर चलेगा? आप अभी जो डॉक्यूमेंट्री देख के आपके भीतर जिन विचारों ने जन्म लिया है, इस विचार की अवधि मुझे नहीं लगता है रात भर भी है। अभी आप इस जगह से उठेंगे, चाय समोसे पकोड़े खाएंगे, उसके बाद महात्मा फूले के विचार हवा में उड़ जाएंगे। और यही सच है, क्योंकि जब हमें टीवी में कोई बात देखनी होती है तब अच्छा लगता है, हम महात्मा फूले को अपना पुरखा कहते हैं तो अच्छा लगता है, हम उनके वंशज हैं यह सोचने में बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब अगर आप गौर से देखेंगे कि सावित्रीबाई फूले पर कोई गोबर रोज फेंक रहा हो, अब फिर भी आपको कोई काम करना पड़े और जिसके लिए कोई वेतनमान नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको, यह पूरा जीवन समाज के लिए होम कर देना, बलिदान कर देना, यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था तो जब वहां पर एक सीन आया कि वो उसके पिता कह रहे हैं घर से बाहर चले आओ, तो मैं बड़ा ही देखा कि हमारे घर में भी, आपके घर में भी बहुत सारे मुद्दों पर डिबेट होता है, विचार विमर्श होता है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आ जाते हैं जहां पे आपको लगता है कि विचार विमर्श जरूरी है, हॉट टॉक हो जाता है, लेकिन उस हॉट टॉक की अवधि कितनी होती है? इसी विश्वविद्यालय में आप सोच लीजिए कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो पूरे देश में खुद को सबसे प्रगतिशील विश्वविद्यालय मानता है, इस प्रगतिशील विश्वविद्यालय में एक दलित को प्रेसिडेंट बनने के लिए 27 साल का इंतजार करना पड़ता है। यह कैसी प्रगतिशीलता है? मेरा उससे भी कोई समस्या मैं इसको नहीं मानता हूं कि 27 साल बाद हो, 54 साल बाद हो। सवाल यह है कि हमें यह क्यों लगता है कि मेरी ही जात का आदमी श्रेष्ठ पदों पर बैठेगा, बड़े पदों पर बैठेगा तो हमारे साथ न्याय होगा। मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो लगता है कि महात्मा फूले की दृष्टि से जब मैं जातिवादी व्यवस्था के बारे में सोचता हूं, और यह मैं कई साल से सोचता हूं और मैं निरंतर हर जगह ये बात करता हूं कि जिन भी आबादी की बात
आती है कि मेरी आबादी इतना परसेंट है, उसकी आबादी इतना परसेंट है, तो मैं कहता हूं कि आबादी किसी भी जाति का परसेंटेज जानना यह एक बात है, लेकिन मेरा सवाल है कि क्या जिस जाति की संख्या एक होगी तो क्या उसका काम नहीं होगा? क्या उसे बराबरी का हक नहीं है? क्या उसे शिक्षा का हक नहीं है? क्या वो हमारे साथ एक ही दरी पर बैठकर एक ही कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकते हैं? क्या उसे सताया जाएगा? महात्मा फूले के बारे में ही अगर आप सोचिए कि माली समाज के थे, इस डॉक्यूमेंट्री में भी कम से कम कब यह डॉक्यूमेंट्री कब बना होगा? मुझे लगता है 20-30 साल पहले बना होगा। 20-30 साल पहले भारत देश में जाति का विमर्श प्रमुखता से देश में चल रहा था, लेकिन इसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतने बड़े विमर्श को आने के लिए मंडल आयोग का इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि जब मंडल आयोग आ गया तो बहुत सारे फंड डाइवर्ट कर दिए गए, बहुत सारे अनेक प्रकार से शिक्षा व्यवस्था पर हमला किया गया। आज के समय में उत्तर भारत के दो बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है जहां पे कोई शौक से जेएनयू का विद्यार्थी कह सके कि छोड़ो अब जेएनयू में इच्छा नहीं है, वहीं चल के पढ़ लिया जाए, अपने लोगों के बीच में काम किया जाए। ऐसा क्यों हो गया है कि हमारे मन में ऊंच नीच का भेदभाव, चाहे वह समाज के बारे में हो या विश्वविद्यालय के बारे में हो? तो महात्मा फूले जैसे जो महान लोग होते हैं, उन्होंने जो किताब लिखी गुलामगिरी, वो चाहते तो कुछ और कहानी लिख सकते थे, वो चाहते तो कोई महाकाव्य की उन्होंने कोई रचना की होती, लेकिन उन्होंने गुलामगिरी लिखा और इसके लिए उनको जीवन भर अपने जीवन में बहुत विरोध झेलना पड़ा। लेकिन वे अपने हट पर, क्योंकि उनको पता था कि वो सही हैं, अपने हट पर कायम रहे और उन्होंने अपने जो ज्ञान से, जो अनुभव से समाज के लिए अच्छा सोचा, वो किया। महात्मा फूले के आज 197 साल बाद जो महात्मा फूले हमारे बीच में बने हुए हैं और उम्मीद है कि आगे और हजारों साल तक ये महापुरुष बने रहेंगे। जब कबीर दास, रविदास सैकड़ों सालों से हमारे बीच चले आ रहे हैं, 1000 सालों का संघर्ष चल रहा है, तो यह वैचारिक संघर्ष का ही नतीजा है कि हम जैसे लोग चाह कर भी न चाहते हुए भी या चाहते हुए भी तैयार हो जाते हैं और अपने पुरखों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आज महात्मा फूले को मैं याद करते हुए बस एक ही बात आप सबसे कहूंगा और अपने आप से भी मैं कह रहा हूं कि किसी भी महापुरुष के बारे में अगर आप सोचें तो एक बार स्मरण करें कि जीवन उतना आसान कभी था भी नहीं, आगे भी नहीं होगा। इसलिए महात्मा फूले के इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए भी और उनके विचारों को देखते हुए, सावित्री बाई फूले के संघर्ष को सोचते हुए हमें मैं तो कम से कम एक ही कमिटमेंट करता हूं कि मैं जितना हो सकेगा प्रयास करूंगा कि जो सबसे मजलूम है, जो सबसे कमजोर है, जो सही है, उसके लिए आवाज उठाते रहने का, उसकी कीमत चाहे कुछ भी हो। और मुझे नहीं लगता है कि इस कमिटमेंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता है जब महात्मा फूले के विचारों को हम सच्चे अर्थों में श्रद्धांजलि दे सकेंगे, उनको याद कर सकेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।